अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, जो हमारे पास एक टाइप थी नेफ्रेटिक सिंड्रोम की। अब इस वीडियो में हम करेंगे रैपिडली प्रोग्रेसिव और क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ये बेसिकली एज अ रिजल्ट ऑफ सीवियर ग्लोमेरुलर इंजरी होता है, ठीक है। और ये रैपिड एंड प्रोग्रेस और इसमें क्या होता है, रैपिड एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन होता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है? पैथोजेनेसिस की यही है कि ये भी हमारे पास क्या है, एक इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है। अब हमने जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, इसकी हमने क्लासिफिकेशन की हुई है। हमने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है और टाइप 3 होता है। जो टाइप 1 होता है इसके अंदर हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास क्या होता है, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी टाइप होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं। अब ये जो होता है वो रीनल लिमिटेड भी हो सकता है, ठीक है, और ये हमारे पास गुड पॉस्चर सिंड्रोम भी हो सकता है। अब इसका यह क्या मतलब होता है कि हमारे पास, हमें पता है कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो टाइप 4 कोलेजन से बनती है। अब इसमें होता ये है कि जो टाइप ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, इसकी जो टाइप 4 कोलेजन है, अब इस टाइप 4 कोलेजन में हमारे पास अल्फ़ा चेन्स होती हैं, ठीक है, 3 अल्फ़ा चेन्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं ना, वो ट्विस्ट हुई होती हैं और हेलिक्स बना रही होती हैं। अब ये जो अल्फ़ा चेन्स होती है ना, इनका जो है वो कोलेजनस पार्ट होता है और नॉन कोलेजनस पार्ट होता है, ठीक है। अल्फ़ा चेन्स के 2 पार्ट्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो नॉन कोलेजनस पार्ट होता है ना अल्फ़ा 3 चेन का, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी। कि इसमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो टाइप 4 कोलेजन है, और ये जो टाइप 4 कोलेजन है जो अल्फ़ा चेन से बनी हुई है, ठीक है, उसमें जो अल्फ़ा 3 चेन है उसका जो नॉन कोलेजनस पार्ट है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ इसमें बन रही हैं, ठीक है। या अगर ये डिजीज़ सिर्फ और सिर्फ किडनीज़ की ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है ना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रीनल लिमिटेड। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो एल्वियोलाई में भी प्रेजेंट होती है और वो भी टाइप 4 कोलेजन से ही बनी हुई होती है। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ये जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती है ना, ये उस एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ भी क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, गुड पास्चर सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो जो टाइप 1 रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसके अंदर ये रीनल लिमिटेड भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हमारे पास जो है ना वो गुड पास्चर सिंड्रोम को भी जो है ना वो, इसकी वजह से गुड पास्चर सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी टाइप 1 हो गई। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, ये हमारे पास क्या इम्यून कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें हमारे पास कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है। अब ये आइडियोपैथिक भी हो सकता है, ठीक है, पोस्ट इन्फेक्शियस भी हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हुई है उसके रिजल्ट में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, ठीक है। एसएलई के रिजल्ट में भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एंडोजीनस एंटीजन्स होते हैं और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं, ठीक है। फिर ये हमारे पास हीनोशाओलिन पर्परा और आईजीए नेफ्रोपैथी में भी हो सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर आ जाती है हमारे पास टाइप 3। टाइप 3 में को हम कहते हैं पॉसी इम्यून, ठीक है, और इसमें एंका एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, ठीक है, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़, जो हमने वस्कुलाइटिस में पढ़ी थी, ठीक है। तो ये आइडियोपैथिक भी हो सकती है, ठीक है, और इट में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ वैगनर्स ग्रेनुलोमाटोसिस और माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, ठीक है, जो हमारे पास वस्कुलाइटिस की टाइप्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने इन्हीं टाइप्स की ना थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है, ठीक है। टाइप 1 हमारे पास क्या थी, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी टाइप थी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि वही हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं अगेंस्ट द टाइप 4 कोलेजन, ठीक है, उसका जो नॉन कोलेजनस पार्ट होता है अल्फा चेन का, और ये हमारे पास बाज़ों का अपीयर हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ गुड पास्चर सिंड्रोम। तो इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं कि हमने इन एंटीबॉडीज़ को रिमूव करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस करके एंटीबॉडीज़ को रिमूव कर देते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हम इन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं ताकि इनके अंदर ये एंटीबॉडीज़ ना बने इन पेशेंट्स में, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट हो गई। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे, ठीक है। तो ये हमने कहा था कि बहुत से डिजीज़ के रिजल्ट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उस पर्सन को एसएलई हो सकता है, हीनोशाओलिन पर्परा हो सकता है, आईजीए नेफ्रोपैथी हो सकती है। तो इसमें बेसिकली हमने अंडरलाइन डिसऑर्डर को ट्रीट करना होता है। और थर्ड टाइप हमारे पास क्या थी, पॉसी इम्यून टाइप थी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एंका एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं। उसके बाद आ जाती है इस डिज़ीज़ की मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि इसमें जिन लोगों को हमारे पास रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है उसमें किडनी कैसे नज़र आती है, किडनीज जो होती हैं वो एनलार्ज होती हैं, ठीक है, और पेल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो किडनीज़ के हमें पता है, हमें किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, इसमें कॉर्टेक्स होता है और मेड्यूला होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स होता है उसमें हमें पेटिकियल हेमरेजेस नज़र आते हैं।
अब जो पीछे हमने पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने कहा था कि ये हमारे पास डिफ्यूज़ होता है और ग्लोबल होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये डिजीज़ है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये हमारे पास फोकल है और सेगमेंटल है। फोकल मीन्स कि इसमें सब ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते, कुछ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और कुछ नहीं इन्वॉल्व हो रहे होते किडनी के, ठीक है। एंड सेगमेंटल मीन्स कि जो ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व हो रही हैं वो भी कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते, ठीक है। उनका कुछ पार्ट उनका इन्वॉल्व हो रहा होता है, कुछ नहीं इन्वॉल्व हो रहा होता, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हमने कहा था कि जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है इसको हम क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। इट मीन्स कि इसमें क्रिसेंट फॉर्मेशन होती है। अब क्रिसेंट फॉर्मेशन इसमें कैसे होती है कि बाजू का, अच्छा इसमें क्या होता है, जब हम अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नीचे दिखाई हुई है, ठीक है, ये देखें, ये इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ठीक है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। इसमें ये जो है ना, ये हमारे पास ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थी। अब इस ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमें रप्चर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से रप्चर हो गई हुई है, ठीक है, ये यहाँ से कॉन्टिन्यू है, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आगे ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर भी रप्चर दिखाया हुआ है, यहाँ पर भी रप्चर दिखाया हुआ है। इट मीन्स कि इस डिजीज़ में ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में रप्चर्स अपीयर होते हैं। जब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में रप्चर अपीयर होते हैं तो बहुत सी जो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फाइब्रिन होती है वो यहाँ से लीक होकर नीचे आ जाती है इनटू द यूरिनरी स्पेस, ठीक है। अब जब ये यूरिनरी स्पेस में रहती है फाइब्रिन, तो फाइब्रिन की यहाँ पर डिग्रेडेशन होती है और इसकी क्या होती है, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब ये जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं फाइब्रिन के, ये सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं और ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये हमारे पास प्रोलिफ्रेशन करवा देते हैं पेराइटल एपिथेलियल सेल्स की, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास ये जो यूरिनरी स्पेस होती है ये लाइंड होती है बाय द पेराइटल एपिथेलियल सेल्स एंड बाय द पोडोसाइट्स। तो ये जो हमारे पास पेराइटल एपिथेलियल सेल्स होती हैं इनकी यहाँ पर प्रोलिफ्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि पूरी की पूरी जो यूरिनरी स्पेस होती है ना वो हमारे पास फिल हो जाती है बाय दिस पेराइटल एपिथेलियल सेल्स। तो ये क्रिसेंट शेप बन जाते हैं, देखें यहाँ पर क्रिसेंटिक अपीयरेंस अपीयर हो रही है, ठीक है। और जब आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं, ठीक है, अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है ना वो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों के केसेस में डिफरेंट है, ठीक है। जब हम टाइप 1 डिजीज़ है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, उसमें अगर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करके देखते हैं तो इसमें लीनियर पैटर्न नज़र आता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो लीनियर फैशन में डिपॉजिट हुए हुए होते हैं, ठीक है। अगर हम इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ में, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिजीज़ में इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ग्रैनुलर, उनके ग्रैनुलर डिपॉजिट्स नज़र आते हैं, ठीक है। और जब हम पॉसी इम्यून डिजीज़ में करते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस तो इसमें हमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नज़र नहीं आते, क्योंकि इसमें बेसिकली इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो इनसाइड द न्यूट्रोफिल्स पड़े हुए होते हैं, तो वो इसमें हमें नज़र नहीं आएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ये डिजीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम करेंगे। थैंक यू।